हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, शुभ संध्या। आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। चलिए मित्र, देखिए आज हम लोगों का वही 10 क्वेश्चन हो चुके थे कल के वीडियो में, और आज नेक्स्ट वीडियो हम लोग में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था और काफ़ी स्टूडेंटों ने इसका रिस्पॉन्स भी दिया था कि हाँ सर ये वीडियो अच्छा है और ऐसे ही प्रैक्टिस करवाई जाए। तो ऐसी प्रैक्टिस कराने के लिए आपका ये नया वीडियो है, तो सभी लोग तैयार रहें। और हम आपको हो सकता है कि कल से हम आपकी हिंदी की भी प्रैक्टिस कराएंगे। आप लोग सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो हिंदी का पहला चैप्टर आप वर्णमाला वगैरह जो भी है वो उसको रिवीजन कर लीजिएगा, और हम कल हिंदी की प्रैक्टिस भी कराएंगे। चलिए मित्र आगे देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से चल रहे हैं। 11 तक कर लिया था शायद मैं। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो आपको लिखा हुआ है कि 8 बार इसने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तो बीड़ा होता है। याद रखिए, बीड़ा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, ये हम आपको बता चुके हैं। और बीड़ा जो है वो सरस्वती जी का ये क्या है, यंत्र है बजाने वाला, इसीलिए इसे सबसे पुराना वाद्य यंत्र मानते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 30 नंबर लिखा हुआ, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो याद रखो, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना जो है या नींव कब डाली होती है? तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की नींव डाली गई थी। फिर इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो याद रखो, अमरावती बौद्ध स्तूप आपका आंध्र प्रदेश में है। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी अमरावती है, इसलिए आप। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो याद रखो, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना जाता है। इस बात को आप, ये समुद्रगुप्त आपका गुप्त वंश का शासक था, ठीक है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसकी साम्राज्यवादी नीति और विस्तारवादी नीति बहुत अच्छी होने के कारण इसे इस तरीके के शासक के नाम से जाना जाता है। फिर याद रखो, माधव नारायण जो पेशवा थे वो कब बने थे? तो 1761 में हुए थे, जब आपका पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तृतीय युद्ध के बाद में जो आपके कह सकते हैं कि पेशवा बाजीराव जो थे वो आपके ये हट जाते हैं, इसके बाद में ये बन जाते हैं वहाँ पर। फिर याद रखो, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना होता है? तो हैदर अली भी मैसूर का शासक 1761 में बन जाता है। हैदर अली के बाद इसका पुत्र जो है वो टीपू सुल्तान आता है, और टीपू सुल्तान और कह सकते हैं या हैदर अली ये एक दूसरे के पिता पुत्र थे, और इन दोनों ने जो युद्ध लड़े थे अंग्रेज़ों से, उन्हें आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना गया था, ठीक है। ये कर्नाटक में मैसूर पड़ता है। फिर याद रखिए, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो याद रखो, गुरु नानक का जो जीवन परिचय था वह गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। फिर इसके बाद में याद रखिएगा, चेतक घोड़ा किससे संबंधित था? तो चेतक घोड़ा जो था वो राणा प्रताप से संबंधित था। इस बात को आपको याद रखना अच्छे तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर इसके बाद में याद रखिएगा, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था? तो याद रखिएगा, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय। मोहम्मद शाह जो रंगीला था उसके समय सैयद बंधुओं का पतन हो चुका था, याद रखिए। फिर याद रखिएगा, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था, जिसे हम भू राजस्व कहते थे? तो याद रखो, 1/3 कह सकते हैं, या 33% कहा जाता था। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व वसूला जाता था 33%। फिर याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो याद रखो, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते थे। इसका मकबरा कहाँ पर है? तो याद रखो, रंगून म्यांमार में इसका मकबरा बना हुआ है। और क्यों बना हुआ? क्योंकि बताते 1857 की क्रांति में इस बहादुर शाह जफर को दिल्ली का राजा बनाया गया था, जिसमें उस समय लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर शाह जफर को पकड़ करके रंगून म्यांमार भेज दिया था, और इसे कहाँ से कैद किया गया था 1857 की क्रांति में? तो याद रखिएगा, 1857 की क्रांति में इसे हमने कहाँ से पकड़ा था? तो याद रखिएगा, इसे पकड़ने का जब काम किया गया था वो हुमायूं के मकबरे दिल्ली से किया गया था। फिर क्वेश्चन था कि किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है? याद रखिए, जफरनामा फारसी भाषा में गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हो चुके हैं, आम लोग 24 की ओर चल रहे हैं क्वेश्चन की ओर। तो याद रखिए,
4 क्वेश्चन पर देखेंगे तो याद रखोगे नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो याद रखो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। तो याद रखिएगा नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय जो मोहम्मद बिन तुगलक भारत पर शासन कर रहा था दिल्ली पर, जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। फिर याद रखिए फर्रुखसियर जो शासक था, इसके सहयोग से मुगल बादशाह कौन बना था, याद रखिएगा फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था, ये सैयद बंधुओं के बना था। सैयद बंधुओं में 2 भाई थे, इन दोनों भाइयों के सहयोग से फर्रुखसियर जो है वो शासक दिल्ली का बनता है। फिर याद रखिए औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन बना था, याद रखो औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खां था। फिर आपने नाम सुना होगा कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो याद रखो मेहरुन्निसा था। याद रखिए मेहरुन्निसा की माता का नाम क्या था, अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने ही इत्र का आविष्कार किया था, इस बात को भी आप ही पूरी तरह से पता होगा। फिर याद रखिए नादिर शाह कहाँ का शासक था, तो याद रखो ईरान का शासक था, जिसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। फिर सुनिए बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए किसे जाना जाता है, तो याद रखो भास्कर को जाना जाता है। फिर कहते हैं हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में स्थित है हवा महल, जिसके बारे में आप जानते होंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 31 है जामा मस्जिद आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो आगरा की जामा मस्जिद जो है आगरा की जामा मस्जिद, शायद में ये क्वेश्चन हमने अभी आप ही को कुछ ही दिन पहले कराया था ये क्वेश्चन कि जामा मस्जिद किसने बनवाया था, तो ये शाहजहां की बड़ी पुत्री थी जिसका नाम था जहां आरा ने करवाया था, जबकि दिल्ली की मोती मस्जिद शाहजहां ने खुद बनवाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, नवाब वजीर कहलाते थे, तो याद रखो अवध के शासक जो हैं वो नवाब वजीर कहलाते थे। इसके बाद आप पूरी तरह से जानते हैं कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, तो लखनऊ में, सभी जानते हैं छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा ये सब लखनऊ में। फिर कहते हैं कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी, तो याद रखिएगा तंजौर जो है वो चोल राजाओं की राजधानी बनी हुई है। फिर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 आता है, जिसमें लिखा है 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश की पंचशिला लेख किस राज्य में मिले, तो याद रखो कर्नाटक राज्य में मिले थे। फिर याद रखिएगा पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखो पांडवों की राजधानी मदुरै थी। ठीक है, मदुरै जो तमिलनाडु में पड़ती है वही राजधानी थी। फिर कहते हैं गीत गोविंद किसने लिखी है इस पुस्तक को, तो याद रखो जयदेव ने लिखा है, क्योंकि ये पुस्तक आपकी जीएस में भी पूछी जाती है और आपकी हिंदी में भी एक आती है। फिर आपसे क्वेश्चन है अगला 39 नंबर का क्वेश्चन है। 39 का क्वेश्चन कहा जाता था चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो याद रखो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। याद रखिए चंदेरी का युद्ध भी होता है जो बाबर और मेदरी राय के बीच में लड़ा जाता है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो याद रखो बताते हैं कि भारत में सबसे पहले जजिया कर जो था वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और 712 ईस्वी में इसने इस जजिया कर को लगाया था, लेकिन जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया था। फिर सुनिए जरा दिल्लिक्का किसका पुराना नाम है, तो याद रखो दिल्ली का पुराना नाम दिल्लिक्का है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है कि चोलों का राज्य जो था वो कहाँ तक फैला था, तो याद रखो कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था, ये आपको याद रखिएगा। फिर कहते हैं लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी, तो याद रखिए ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है इसकी ययाति केसरी के द्वारा इसकी नींव डाल दी गई थी। याद रखिए लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है, यहीं पर एक कहते हैं कि उड़ीसा में आपका एक पुरी में भी एक रथ मंदिर है, वहाँ पर भी याद रखिएगा। फिर कहते हैं पल्लवों का एकाश्म रथ मंदिर कौन सी जगह मिले हैं, तो याद रखो महाबलीपुरम में मिला। ये क्वेश्चन शायद में हमने इवनिंग में जो बैच लगता है उसमें क्वेश्चन कराया था अभी रिसेंटली। फिर कहते हैं चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे, याद रखो चोल युग में सोने के सिक्के
कुलुंजू के नाम से इन्हें जाना जाता है। फिर क्वेश्चन है चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 47 है जिसमें बताया गया कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध, याद रखिए तराइन के वैसे 3 युद्ध माने जाते हैं, वैसे 4 युद्ध भी है कि तराइन के 4 युद्ध हुए थे, इस बात को भी याद रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, याद रखिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। फिर याद रखो तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिएगा शिव को समर्पित है। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। हमने इवनिंग वाले बैच में ये सारी क्वेश्चन चोल साम्राज्य पढ़ाया है, तो इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। फिर है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर अभी हाल ही बताया कि उड़ीसा में है, यहीं पर आपकी एक रथ यात्रा भी निकलती है। फिर याद रखिएगा 3 मुख वाली जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति है वो कहाँ पर मिलती थी? तो याद रखो एलिफेंटा गुफा में मिली थी। फिर एक क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, कहते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की हुई थी, जबकि पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद गौरी हारा था। जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। फिर याद रखिएगा अगला है कि भारत में सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? तो याद रखो अरब आक्रमण सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में, देवल बंदरगाह पर इसने सबसे पहले किया था। फिर याद रखो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्तियां देवी किसकी बनी हुई थी? तो याद रखो चतुर्भुजाकार बनी हुई थी। फिर कहते हैं चालुक्य विक्रम संवत जो है वो किसने, चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया था? तो विक्रमादित्य जो 6 थे उनके द्वारा ये शुभारंभ किया गया था। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? चिदम्बरम में पड़ता है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। फिर महमूद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? जो तो याद रखिएगा 1024 में हुआ था, 1025 में सॉरी, जो कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। ये महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो याद रखो चालुक्यों का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशन द्वितीय था। पुलकेशन द्वितीय ने आपको याद हो हर्षवर्धन को हराने का काम किया था, जिसमें ऐहोल और अभिलेख में ये सारी चीज़ें लिखी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर है 59, तो याद रखो प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश का मुख्य देन क्या थी? तो याद रखिएगा सुसंगठित स्थानीय स्वशासन इनका प्रमुख, इसकी क्या थी? प्रशासनिक इकाई या प्रमुख विशेषता थी। फिर कहते हैं महमूद गजनबी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? तो याद रखो महमूद गजनबी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? तो याद रखो लाहौर। तो आज के लिए हम लोग केवल 60 क्वेश्चन याद रखते हैं, फिर हम लोग 60 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। वैसे आज के लिए आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, इतने पर्याप्त हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कल से आपको हिंदी की भी प्रैक्टिस देखने को मिलेगी, तो आपके 2 वीडियो ऐसे ही मिलेंगे प्रैक्टिस वाले। फिर आपकी एक क्लास 9 बजे होगी शाम को, जो आपकी करंट की क्लास होती है उसमें सभी लोग उपस्थित होंगे। ठीक है मित्र, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। कैसी क्लास लगी इसका ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ठीक।